हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी का फिर से स्वागत है एक बेहतर वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स मॉडल सेट 4 का सॉल्यूशन आप सभी को करवाने वाले हैं। बच्चों ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये आपका वायरल क्वेश्चन पेपर है, तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। यदि बच्चों आपको ये सॉल्यूशन पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ के साथ वीडियो को भी शेयर भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं बच्चों आपका क्या है आज का क्वेश्चन पेपर। देखिए ये आपके झारखंड बोर्ड का है एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के लिए। इसमें हम आपको एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। जो आपका एग्जाम होगा ना प्यारे बच्चों, उसका जो टाइम होने वाला है वो 1 घंटे 30 मिनट का रहेगा। इसके अंदर आपके 35 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर होगा। कुछ आपको सामान्य निर्देश दिए हुए हैं बच्चों, ये पढ़ने आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हो। तो पहली सावधानी पूर्वक सभी विवरण OMR आंसर शीट पर भरें। आपको सभी चीजों को ध्यान से देखकर तब वहां पर OMR शीट में फिलअप करना है। सेकंड है, आप अपना पूरा हस्ताक्षर OMR उत्तर पृष्ठ में दी गई जगह पर ही करें। जहां पर आपको OMR शीट में आपके हस्ताक्षर की जगह दी हुई है, आपको वहीं पर हस्ताक्षर करना है। तीसरा है, इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 35 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न की जो अधिमान्यता है वो 1 अंक की है, यानी कि बच्चों 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के क्वेश्चन होने वाले, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो देखते हैं आपका मॉडल सेट हम क्या है। देखिए जो पहला क्वेश्चन है आपका वो क्या है, 1 कूलाम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो 1 कूलाम में आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जा रही है। तो वो जो फॉर्मूला होता है Q बराबर NE। आपको N का मान निकालना है तो N बराबर Q बटा में E हो जाएगा। Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलाम, तो 1 बटे में E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10 की घात -19 कूलाम होता है। ठीक है, अब देखिए 10 की पावर जो -19 ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा, बटे में 1.6 रहेगा। आगे देखिएगा, जब आप यहां से पॉइंट को हटाते हो ना तो बटे में क्या आएगा 10 आएगा, जब वो टॉप पर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, बटे में 16 आपका आ जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए आप 10 की पावर 20 में 16 का भाग नहीं दे सकते, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको सोल्व कर रहा हूं। मैं 10 की पावर 20 को तोड़कर लिख सकता हूं 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर 18 बटे में 16। अब देखिए 10 की पावर 2 का मतलब है 100 गुणा में 10 की पावर 18 बटे में 16। अब आप 100 के अंदर 16 का भाग लगा दीजिए। यदि आप थोड़ा भाग लगाने में कमजोर हो बच्चों तो इसको आप काट भी सकते हो 4 के पहाड़े से। 100 4 के पहाड़े से कटेगा तो 25 बार कट जाएगा और 16 हमारा 4 बार कट जाएगा, गुणा 10 की पावर 18। तो देखिए अब आप आराम से 25 में 4 का भाग लगा दोगे। देखिए 4 पंजे 20, 4 छिंगी 24। बच्चों 1 बचा, 1 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाई, 0 लिखा वहां पर, 10 हुआ, 4 दूनी 8, फिर वहां पर कितने बचे 2 बचे, 20 हुआ, 4 पंजे 20 गुणा में 10 की पावर 18। तो राइट ऑप्शन देख लीजिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, प्लस का 1 माइक्रोकूलाम और प्लस का 5 माइक्रोकूलाम 2 आवेश है, उन पर कार्य करने वाली बलों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक आवेश आपका यहाँ है, एक आवेश आपका यहाँ है। ये प्लस का 1 माइक्रोकूलाम है, ये प्लस का 5 माइक्रोकूलाम है। अब देखिए बच्चों आप सभी ने अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा होगा, ये भी प्लस का क्यों आवेश है, ये भी प्लस का क्यों आवेश है। ठीक है, दोनों समान प्रकृति के आवेश है। समान प्रकृति के आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। मान लीजिए ये चार्ज आपका ए पॉइंट पर है, ये आपका बी पॉइंट पर है, तो यहाँ से जो ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा वो आपका एफ ए वेक्टर लगाएगा, और जो बी पार्टिकल है वो ए पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा बी
एफ वी वेक्टर लगाएगा। और आप सभी ने पढ़ा होगा इन दोनों बल जो लगते हैं वो परिमाण में क्या लगते हैं, समान लगते हैं। मतलब एफ वेक्टर बी का परिमाण और एफ वेक्टर ए का जो परिमाण वो क्या होगा, समान होगा। आपसे इनका रेशो पूछा जा रहा है, मतलब एफ ए वेक्टर बटे में एफ बी वेक्टर का। तो आप इसका डिवाइड करते हो तो एफ वेक्टर ए बटे में एफ वी वेक्टर बराबर में आ जाएगा 1 बटा में आपका 1, यानी कि प्यारे बच्चों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षमता सी के 3 संधारित्र श्रृंखला क्रम में जोड़े जाते हैं तब समतुल्य धारिता होगी। संधारित्र होगी मतलब संधारित्र नहीं बच्चों, यहाँ पर धारिता लगा लीजिए, मिसप्रिंट है इसके अंदर, धारिता होगी। देखिए ये आपका एक सी कैपेसिटर है, ये भी आपका सी, ये भी आपका सी धारिता का संधारित्र है, सी सी सी, और तीनों कौन से क्रम में जोड़े हुए हैं, श्रृंखला क्रम में जुड़े हुए हैं। तो बच्चों जब श्रृंखला क्रम में जुड़े होते हैं तो आपने डेरिवेशन किया होगा, इनकी जो तुल्य धारिता आती है 1 में सी एस बराबर 1 में C1 प्लस में 1 में C2 प्लस में 1 में C3 आती है। बट यहाँ तीनों ही जो धारिता है वो C है, तो 1 बटा में C प्लस 1 बटा में C प्लस 1 बटा में C, तो 1 बटा C 1 बटा C 1 बटा C 3 बार है, तो 1 जो CS है आपका वो 3 बटा C हो जाएगा। आपको CS का मान चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करोगे आप पलट दीजिए, तो CS बराबर हो जाएगा C बटा में 3। तो राइट आंसर देख लीजिए आपका C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपसे कह रहा है यदि एक खोखले गोलाकार चालक को धनात्मक रूप से आवेशित किया जाता है तो उसके अंदर विद्युत विभव खालिस्तान होगा। देखिए एक चालक है और आप सभी जानते हो चालक जो होता है बच्चों, उस पर यदि आप आवेश देते हो तो चालक की सतह पर आवेश एक समान रूप से फैल जाता है। तो ये प्लस 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 आवेश एक समान रूप से आपका फैल जाएगा। तो देखिए जब इस पर फैल गया, मान लीजिए अंदर कोई बिंदु है O, और आप सभी को पता है प्लस जो आवेश उस सतह पर फैला है तो अंदर जो विद्युत क्षेत्र की वैल्यू होगी वो आपकी 0 हो जाएगी। यदि विद्युत क्षेत्र का मान 0 है तो इसका मतलब वोल्टेज भी क्या होने वाला है आपका 0 होने वाला है। अब देखिए तो इसके अंदर विद्युत विभव क्या होगा, तो आप सभी ने r दूरी पर विद्युत विभव निकाला हो बच्चों, प्यारे बच्चों, तो V बराबर KQ/R फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए जो Q आवेश वो एक समान रूप से फैला हुआ है, इसका मतलब जो वोल्टेज है हमारा वो प्लस Q आवेश के कारण क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वोल्टेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अंदर प्रत्येक बिंदु पर क्या रहने वाला है, विभव समान रहने वाला है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों चालक। चालक की बात कर रहा है आपसे। एक चालक है, उसके लिए बी और आई के मध्य आपको ग्राफ बनाना है। तो मान लीजिए मैंने 2 अक्ष ड्रॉ कर दी, एक है वी की, एक है आई की। वी आई ग्राफ, वी अक्ष के साथ एक कोण बनता है। वी अक्ष के साथ क्या बनता है, एक कोण, मान लीजिए थीटा कोण वी अक्ष के साथ बनता है। यहाँ वी वोल्टेज को दर्शाता है और आई विद्युत धारा को दर्शाता है, मतलब वी और आई के बीच में ग्राफ बना दिया है प्यारे बच्चों। तो कंडक्टर का प्रतिरोध पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछा जा रहा है, वोल्टेज आई के बीच में ग्राफ है, इसका मतलब है ओम के नियम की बात की जा रही है। ओम का नियम होता है V बराबर में आई आर। आर निकालोगे तो V बटा आई, मतलब वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या होता है, आर के बराबर होता है। तो मुझे वोल्टेज और धारा का अनुपात निकालना होगा सबसे पहले। तो देखिए ये एंगल आपका थीटा हो गया, ये टोटल एंगल कितना है आपका 90, तो ये कितना बचा फिर, ये 90 माइनस थीटा आपका बच जाता है। अब देखिए V बटा में आई लाना है तो कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब, मतलब यहाँ पर आपको tan थीटा लगाना होगा। tan 90 माइनस थीटा, लंब कितना है B और आधार कितना है I। tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, V बटा में I, और V बटा I को आप कह सकते हो R। तो R की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाएगी, कोट थीटा के, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है समीकरण सिग्मा E बराबर में है सिग्मा IR, मतलब सभी बैटरियों का वोल्टेज और बराबर होता है सभी प्रतिरोधों के वोल्टेज के।
तो ये किसका नियम है बच्चों? किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का जंक्शन नियम, किरचॉफ का तृतीय नियम, न्यूटन का नियम। न्यूटन का नियम नहीं है, किरचॉफ ने सिर्फ 2 ही नियम दिए थे, 3 नियम नहीं दिए थे। जंक्शन, जंक्शन मतलब संधि बिंदु का नियम, ये आपका प्रथम नियम की बात कर रहा है, ये भी नहीं होगा प्यारे बच्चों। आपका क्या हो जाएगा? किरचॉफ का दूसरा नियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों जो 7 क्वेश्चन है ना, आप सभी ने भी पढ़ा हो व्योममापी, तो व्योममापी इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे। मैं आपको इसका आंसर राइट बता देता हूं, इसका आंसर आएगा 4 ओम पर सेकंड। ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? उस स्थिति की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलने वाले आवेश पर कार्य करने वाला बल अधिकतम होगा। देखिए मान लीजिए कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर कोई क्यू पार्टिकल है, वो v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र b है, इस आवेश पर क्या लगाता है? बल लगाता है। बल की वैल्यू होती है F बराबर QVV साइन थीटा। तो आपसे पूछ रहा है ये बल अधिकतम कब होगा, F का मान मैक्सिमम कब होगा? देखिए जो F है ना हमारा, वो डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पर। साइन थीटा का मैक्सिमम जितना मान होगा उतना ही हमारा F भी क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। तो साइन थीटा मैक्सिमम कितने एंगल पर आता है? ये आपका 90 डिग्री पर आता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल दिया है ए बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हम सब ने सीखा है जो कैलकुलेशन की जाती है वो SI पत्ती में की जाती है। तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हमें चेंज करना होगा मीटर स्क्वायर में। तो हम क्या करेंगे? 400, इसमें भाग लगाएंगे 100 गुणा 100 का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का लगाओगे तो 100 का भाग लगाओगे। यहाँ 2 सेंटीमीटर, इसलिए हमने 2 बार 100 का यहाँ भाग लगा दिया। ये आपका चेंज हो गया मीटर स्क्वायर में। आगे इसको कैलकुलेट करो तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये आपका 4/100 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। आगे देखिए 70 क्या है बच्चों? मोड़, मोड़ मतलब है फेरों की संख्या, n दिया है 70। कुंडली पर कौन सा टोक, टोक मतलब बात कर रहा है टोर की, टोर मतलब है बल आघूर्ण की बात आपसे कर रहा है। ठीक है, जिसमें धारा बह रही है आपकी 20 एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र है आपका B बराबर 0.2 टेस्ला। एक समान चुंबकीय क्षेत्र तक होती है और धारा समकोण, समकोण पर है भाई। थीटा का मान कितना दिया है? 90 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो आपको बल आघूर्ण निकालना है। तो देखिए बल आघूर्ण का फॉर्मूला हो जाएगा टोर बराबर NIA B साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए टोर बराबर n की वैल्यू है 70, धारा है आपकी 20 गुणा ए है आपका क्षेत्रफल कितना है? 4/100। बी चुंबक के क्षेत्र कितना है? 0.2। देखिए थीटा का मान आप 90 जमाते हो तो साइन 90, तो आपको कितना हो जाएगा? 1 आपका हो जाएगा। देखिए 1 0 1 0, यहाँ से 2 0 कट जाएगी, तो क्या बचा? 7 गुणा में 2 गुणा में 4, यहाँ से आप पॉइंट हटाते हो तो 2/10 हो जाएगा। अब देखिए ये कट गया आपका 5 बार, 7 दूनी 14, 14 को आप 4 से गुणा करते हो आपका आ जाएगा 56/5। कितना आ जाएगा? 56/5। आप यहाँ डिवाइड करते हो, ये आपका आ जाएगा 1.2, मतलब 11.2 आपका न्यूटन गुणा आपका मीटर आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों आप देख पा रहे हो यहाँ कोई ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ डी का जो ऑप्शन है नन ऑफ दीज होगा। ये नन ऑफ दीज नहीं करना चाहते तो आप किसी एक ऑप्शन को काट कर आप 11.2 नैनोमीटर कर लीजिए। मैंने बी को काट के लिख दिया, तो आप समझिए बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो बताइए कैसे आप परिवर्तित करोगे? एक गतिशील गैल्वेनोमीटर धारामापी को आपको चेंज करना है एमीटर में, तो आप क्या करोगे? श्रृंखला में बड़े मान के शंट प्रतिरोध को जोड़कर, समांतर में छोटे मान के शंट प्रतिरोध को जोड़कर, श्रृंखला में छोटे मान के प्रतिरोध को जोड़कर, समांतर में बड़े मान के प्रतिरोध को जोड़कर। तो मैं आप सभी को बता दूं, ऐसे यदि आपको करना है तो हमेशा आप याद रखिए समांतर क्रम में आप छोटे मान के शंट प्रतिरोध को जोड़ दोगे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ध्रुव और भूमध्य रेखा पर नमन कोण के मान क्रम से होते हैं। मैं आप सभी को बता दूं इस साल आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, आ गया है तो मैं आप सभी को आंसर बता देता हूं। ध्रुव पर जो कोण होता है वो आपका 90 होता है और भूमध्य रेखा पर आपका 0 होता है, इसीलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जब भी विद्युत परिपथ से जुड़ा चुंबकीय प्रवाह बदलता है तो परिपथ में एक ईएमएफ मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, इसे कहा जाता है। ये तो आपके विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना की डेफिनेशन हो गई, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एसी का शिखर मान एक प्रतिरोधक के माध्यम से बहने वाली धारा किसके द्वारा दी जाती है। शिखर मान की बात कर रहा है, मतलब आई नोट की बात कर रहा है। शिखर मान आई नोट भी होता है और आपका वोल्टेज का वी नोट होता है या फिर आपका ई नोट होता है शिखर मान, ये बात आप ध्यान रखिए। धारा है तो आई नोट, वोल्टेज है तो वी नोट, विद्युत वाहक बल है तो ई नोट आपका हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वी बराबर होता है आई आर। आप यहाँ से धारा निकालोगे तो आई बराबर हो जाएगा वी बटा में आर। तो शिखर मान की बात कर रहा है तो आई नोट, और जो आपका वी है ये किसका स्थान ले लेगा यहाँ, ई नोट का बटे में आर। तो देख लीजिए राइट जो आंसर है आपका वो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। तो एलसीआर परिपथ में 3 प्रकार के सर्किट होते हैं, एल, सी और आपका आर। तो किसके अंदर ऊर्जा का क्षय होता है ये आपको बताना है। देखिए जो आप कुंडली वाला परिपथ है ये ऊर्जा का क्षय नहीं करता, संधारित्र ऊर्जा का क्षय बिल्कुल नहीं करता, सिर्फ क्या करता है आपका आर रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध वाला जो सर्किट है आपका वही करता है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां आपके सामने, क्या कह रहा है एक ट्रांसफार्मर किसके लिए नियोजित है। ट्रांसफार्मर आप सभी ने पढ़ा होगा, ट्रांसफार्मर प्यारे बच्चों 2 प्रकार का होता है, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है, वो क्या करता है, किस सिद्धांत पर ये काम करता है, ये हमेशा याद रखिए, एक प्रयुक्त एसी प्राप्त कर वोल्टेज में। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुक्त अंतरिक्ष में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग क्या है। देखिए फॉर्मूला होता है सी बराबर 1/रूट के अंदर न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इसीलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ठोस पदार्थों की संरचना की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ की संरचना है उसकी आपको जांच करनी, मान लीजिए जैसे आपके शरीर में हड्डियां है, हड्डी कैसी होती है, ठोस होती है। मान लीजिए आपकी हड्डी कहीं से फ्रैक्चर हो जाती है तो उसकी जांच की जाती है, तो किस किरणों का यूज, कौन सी किरणों का यूज किया जाता है, गामा किरणें, इंफ्रारेड किरणें, एक्सरे या क्रॉसमिक किरणें। तो राइट आंसर जो होगा इसमें एक्सरे के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है अपवर्तन 90 डिग्री के कोण के अनुरूप घटना के कोण को क्या कहते हैं। देखिए आप सभी ने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना सभी ने पढ़ी होगी। उसमें क्या होता है, यह आपकी अपवर्तक सतह होती है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई, अभिलंब बनाया और वो इसके समांतर हो गई, तो ये एंगल जो है आपका वो कितना है 90 डिग्री। तो वह आपतन कोण या ऐसे कह दीजिए वह आपतन कोण जिसे अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण कहते हैं तो ऑप्शन देख लीजिए आप, निर्गत कोण, विचलन कोण, विशेष कोण, क्रांतिक कोण। तो क्रांतिक कोण डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस सूत्र द्वारा दिया जाता है। देखिए मेरे पास जो लेंस सूत्र आप सभी ने पढ़ा होगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। यदि यहाँ लेंस ना होकर यहाँ दर्पण होता तो फिर यहाँ प्लस आ जाता, ये बात आप ध्यान रखिए। तो ऑप्शन आपका बिल्कुल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि फोकल लंबाई f1 f2 मतलब फोकस f1 है और इसकी 2 है, संपर्क में पतले लेंसों की कोई संख्या है, फिर उनके संयोजन की समतुल्य फोकस लंबाई किसके द्वारा दी गई है। देखिए आप सभी ने 2 पतले लेंसों का संयोजन पढ़ा होगा जिसमें हम क्या करते हैं, लेंसों को जोड़ते हैं। इसको हम फोकस दूरी f1, इसकी फोकस दूरी f2, लेंस L1 लेंस
L2। और यहाँ हम बहुत सारे लेंसों को जोड़ते हैं, लेकिन जब हम डेरिवेशन वाला पार्ट करते हैं तो हम यूज करते हैं सिर्फ 2 लेंसों का। तो वहाँ जो फोकस दूरी निकल कर आती है वो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट 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 ऐसे आता है। इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विचलन कोण खालिस्तान पर निर्भर करता है। मैं आप सभी को बता दूं जो विचलन कोण होता है, देखिए आप सभी ने प्रिज्म पढ़ा होगा, ये आपका प्रिज्म है, ये आपका प्रिज्म कोण है। यहाँ से कोई प्रकाश किरण आई तो विरल से कहाँ जा रही है, सघन माध्यम में, इसका क्या होगा अपवर्तन। तो अभिलंब की जरूरत है, ये कोण आई है तो ये ऐसे ट्रेवल करेगी, फिर यहाँ से सघन से कहाँ जा रही है, विरल में, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी, ये कोण आपका ई है। जब आप इसको इधर बढ़ाते हो, इसको इधर बढ़ाते हो, यहाँ बढ़ता है आपका डेल विचलन कोण। तो मैं आप सभी को बता दूं ये विचलन कोण होता है ये आपतन कोण पर डिपेंड करता है। अपवर्तन कोण गलत बात है, घटना कोण गलत बात है, ए और बी दोनों गलत बात है, कोई नहीं, तो कोई नहीं ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि यहाँ अपवर्तन कोण ना देकर आपतन कोण देता तो काम हो जाता हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। ये क्या कह रहा है, हवा में एक डबल स्लिट विवर्तन प्रयोग किया जाता है और पूरी प्रायोगिक व्यवस्था को पानी में डुबोया जाता है, फिन चौड़ाई क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए फिन चौड़ाई फॉर्मूला है बीटा बराबर लैम्बडा डी बटे में स्मॉल डी। देखिए जो अपवर्तनांक है वाटर का वो ज़्यादा है अपवर्तनांक किसके, एयर के अपवर्तनांक से, राइट। देखिए जो अपवर्तनांक का जो रेशो जो क्रम होता है वो तरंग धैर्य क्या होता है, जस्ट उल्टा होता है। यदि यहाँ पर अपवर्तनांक वाटर का ज़्यादा है तो तरंग धैर्य किसकी ज़्यादा हो जाएगी, एयर की, और वाटर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब लैम्बडा ज़्यादा है किसका, वायु का, और वाटर का लैम्बडा क्या है, कम है। इसका मतलब उसमें आपको क्या क्या पानी में डुबोया, तो पानी में डुबोगे तो फिन चौड़ाई पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो सीधी सी बात है प्यारे बच्चों ये घट जाएगा, क्या है ये घट जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अनंत पर स्थित स्रोत के कारण, मान लीजिए कोई स्रोत है यहाँ पर वो अनंत पर स्थित है, तो अनंत से जो प्रकाश किरणें आती है वो हमेशा कैसी आती है, समांतर आती है, के कारण तरंग का तरंगाग्र कैसा होगा, तो अनंत से आने वाली जो प्रकाश किरणें होती है वो हमेशा एक समतल तरंगाग्र का निर्माण करती है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विवर्तन की घटना पर आधारित है। विवर्तन जो होती है वो किस घटना पर आधारित है, तो याद रखिए विवर्तन क्या होता है, दो छिद्र होते हैं, यहाँ से प्रकाश किरण आता है जो किनारों से क्या है, मुड़ जाता है। तो इस वाली कंडीशन में जो ऊर्जा होती है कभी ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, इसीलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक फोटो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो फोटो इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, फोटो इलेक्ट्रॉन, तो फोटो इलेक्ट्रॉन का मतलब है सबसे छोटा आवेश, सबसे छोटा आवेश की बात कर रहा है। तो प्रकृति में सबसे जो छोटा आवेश होता है ना वो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, जिसे हम फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और कितना आवेश होता है, 1.6 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की ताकत निर्भर करती है, तो घटना विकिरण का कोण, घटना के विकिरण की आवृत्ति, घटना विकिरण की तीव्रता। देखिए करंट की बात कर रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा करंट कब बहेगा, तब बहेगा जब इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो ज़्यादा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या में ज़्यादा गति करेंगे। और इलेक्ट्रॉन संख्या में ज़्यादा गति कब होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि कब होगी, जब आप आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दोगे, क्योंकि तीव्रता का मतलब है आपतित फोटोनों की संख्या से, इसीलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान एम और गतिज ऊर्जा ई के एक पिंड की भूल गए यहाँ से, द्रे ब्रोगली तरंग धैर्य किसके द्वारा दी गई, ये आपको बताना है। तो देखिए फॉर्मूला होता है H/में अंडरवुड में 2me, अंडरवुड में 2me। तो देख लीजिए राइट आंसर क्या है, यहाँ पर रूट कर लीजिएगा आप, इस ऑप्शन में रूट नहीं है, तो इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के प्रयोग ने सुझाव दिया कि नाभिक का आकार लगभग, देखिए नाभिक का जो आकार होता है वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है, जिसे आप 1 फर्मी भी कहते हो,
ये नाभिक का आकार होता है। यदि परमाणु का आकार की बात की जाए मेरे बच्चों तो वो 10⁻10 मीटर होता है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। तो आकार के बारे में क्या कहा, उसने कहा कि 10⁻15 से 10⁻14 मीटर तक ये होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्णक्रमीय श्रृंखला विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की दृश्यमान सीमा के भीतर आती है। ये आपके सिलेबस में इस साल टॉपिक नहीं है, हट चुका है, तो याद रख लीजिएगा ये बामर श्रेणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी नाभिक एक बीटा कण का उत्सर्जन करता है, ठीक है, तो पेरेंट डॉटर नाभिक इनमें से क्या होगा ये बताना है आपको। तो ये आपका आइसोबार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आइसोबार। अगला क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णन द्वारा मापा गया गोलाकार नाभिक की त्रिज्या 3.6 फर्मी मीटर है, नाभिक की द्रव्यमान संख्या सबसे अधिक क्या होने की संभावना है। देखिए आपको नाभिक की त्रिज्या दे रखी है R 3.6 फर्मी मीटर, नाभिक का द्रव्यमान पूछा रहा है, मतलब ए आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी संबंध पढ़ा होगा, R बराबर R0 1/3। तो R का मान है 3.6, R0 का मान होता है 1.2, 1/1/3। ए पूछ रहा है तो 1/1/3, 3.6 में भाग लगा देंगे 1.2 का, पॉइंट से पॉइंट गया और 36 में 12 का भाग लगेगा तो 12×3=36। तो ए बराबर 1/1/3 बराबर 3। तो यहाँ से पावर हटेगी ना मेरे पास बच्चों, तो वहाँ पर आपकी 3 पावर चली जाएगी। 3 का मतलब होता है 27, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रिवर्स बाइसिंग में पूछ रहा है, मतलब कि पश्च अभिनति। रिवर्स बाइसिंग का मतलब होता है पश्च अभिनति। आपने डायोड की पश्च अभिनति पढ़ी होगी, जिसमें हम क्या करते हैं, देखो अगर अभिनति में हम पी भाग को पॉजिटिव से एन भाग को नेगेटिव से जोड़ते हैं बैटरी के, लेकिन पश्च में उल्टा है, पी भाग को बैटरी के नेगेटिव से और एन भाग को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ा जाता है। तो इस वाली कंडीशन में क्या होता है ये आपको बताना है। बड़ी मात्रा में करंट प्रवाहित होता है, कोई करंट प्रवाहित नहीं होता, जंक्शन पर संभावित बाधा बढ़ती है, ये बात बिल्कुल सही है, कमी परत प्रतिरोध बढ़ता है, ये बात बिल्कुल सही है। दो बात सही है बच्चों इसमें, सी और डी, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन होना चाहिए था सी व डी का, नहीं है बट आप कर लीजिए सी व डी, ये दोनों काम होते हैं, बाधा भी उत्पन्न होती है और साथ के साथ प्रतिरोध भी घटता है, ठीक है। प्रतिरोध कम परत प्रतिरोध बढ़ता है, मतलब प्रतिरोध बढ़ता है, सॉरी घटता नहीं है ना, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला देख लीजिए, हाँ जी, पी टाइप सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करने के लिए हमें शुद्ध सिलिकॉन के साथ डोप करने की आवश्यकता है। बताइए ध्यान से, पी टाइप के सिलिकॉन अर्धचालक प्राप्त करना है हमें, तो हमें कौन सी डोपिंग करनी होगी, कौन सा अशुद्धि हमें मिलाना होगा। यदि आप पी बना रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब आपको त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलानी होगी, और त्रिसंयोजी अशुद्धि जो होती है वो 13वें वर्ग की होती है। कौन से वर्ग की होती है, 13वें वर्ग की। तो यहाँ फास्फोरस नहीं है, ये आपका 14 जर्मेनियम नहीं, आपका सिर्फ क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम। देखिए फास्फोरस आपका हो जाता है पंच संयोजी 15 वर्ग का तत्व, तो ऑक्सीजन आपका बिल्कुल नहीं है, जर्मेनियम आपके 14 वर्ग के अर्धचालक बनते ही है, ये भी नहीं होने वाला, इसीलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, अर्धचालक में जो चालन के लिए जिम्मेदार है, अर्धचालकों में धारा बहती है ना बच्चों, वो किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन व होल्स के कारण बहती है। तो इलेक्ट्रॉन छिद्र, होल्स को छिद्र भी कहा जाता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में इनपुट एसी करंट में एक आवृत्ति वी होती है, धारा की आउटपुट आवृत्ति क्या होगी। देखिए जो रेक्टिफायर है आपका, जो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है वो कौन सा है, आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी है, ठीक है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में क्या होता है, जो वोल्टता हमारी गई है ना, जितनी आवृत्ति की गई है उतनी ही आवृत्ति की हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त हो जाती है। आपने ग्राफ भी बनाया होगा, मतलब वी आवृत्ति गई है तो आपको 2v आवृत्ति मिल जाएगी, मतलब डबल आवृत्ति आपको मिलती है, क्योंकि ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। यदि अर्ध तरंग दृष्टिकारी होता तो फिर आपको आधी मिलती, इसलिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल
सही हो जाएगा। तो ये हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपके किए। ये एक वायरल क्वेश्चन पेपर का बच्चों, ये आपको 2024 में काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और लगातार फिजिक्स की क्लासें चल रही है, मॉडल सेट सॉल्यूशन हो रहा है, न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है, डेरिवेशन चल रहा है, मात्रक चल रही है, बीमा चल रही है, सब चीज़ बच्चों रेगुलर चल रही है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है भाई, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो क्लास का पीडीएफ है वो आपको फ्री में दिया जाता है। और नोट्स वगैरह कोई भी डाउट हो आपका तो आप पूछ सकते हो, आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये मॉडल सेट अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।